साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की डीवी की चेकलिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो वो आपको किस तरह से फिल करनी है उसके बारे में वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका 11 मार्च को डीवी है। तो 11 मार्च को उनका डीवी होने के बाद उनसे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि डीवी किस तरह से आयोजित की गई है। शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरह से आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद किस तरह से आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे, अगर किसी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है तो विभाग द्वारा क्या कहा जाएगा। ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और सभी मंडल की तिथिवार डीवी शेड्यूल जारी हो चुके हैं, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। यहाँ पर जो भी मैंने डाटा फिल किया बस आपको एक समझाने के उद्देश्य से किया है। यहाँ पर सही गलत कोई भी कुछ नहीं है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं, मोबाइल नंबर पर मैंने 10 डिजिट का आपके सामने साइन लिख लिया है, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे ईमेल आईडी में मैंने आगे खाली करके @gmail.com लिख लिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना है। इसी मकसद से आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024, और कोष्टक में लिखा हुआ है स्टूडेंट इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। यानी कि ये पूरा आपको चेकलिस्ट स्वयं को भरनी होगी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि यहाँ पर आपको अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, और आपको नाम उतना ही लिखना है जितना आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, वही ईमेल आईडी लिखनी है जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे कि मैंने समझाने के लिए 1/1/1994 लिख लिए, उसी तरह जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपको 7 डिजिट के रोल नंबर लिखने हैं, जैसे कि यहाँ समझाने के लिए मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह आपके जो रोल नंबर है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के वो आपको लिखने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं 10 डिजिट के, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखे हैं वही आपको 10 डिजिट के यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखने होंगे। इसके बाद आपका जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एज लिखनी है। अब आप ये मत सोचना यहाँ मैंने 1/1/1994 लिख लिया और यहाँ मैंने 28 मार्च 6 दिन 2012, मैंने बस मकसद आपको समझाने के लिए लिखा है जिससे कि आप समझ सकते हैं। अब आपकी एज यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तब से लेकर 1 जनवरी 2026 आप गूगल से भी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तब से लेकर 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कंप्लीट बता दी जाएगी, कितनी एज है, कितने साल है, कितने महीने हैं और कितने दिन हैं। उसके बाद आपको ये किस तरह से दस्तावेजों का एक साइड विवरण दे रखा है, एक साइड दस्तावेज उपलब्ध है हाँ या ना में, दूसरी साइड जारी करने की तिथि, और तीसरी साइड आपके दस्तावेज प्रश्न संख्या। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्रूटनी फॉर्म, तो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो आपका फीस रसीद है वो भी इसके साथ अटैच करना है। अब जैसे आपने स्क्रूटनी फॉर्म आपके पास है तो आप लिखोगे हाँ, नहीं तो आप लिखोगे ना। इसके बाद जारी करने की तिथि, आपने स्क्रूटनी फॉर्म कौन सी डेट में फिल किया था वो डेट आप यहाँ पर लिख लोगे। इसके बाद आपका स्क्रूटनी फॉर्म वाली पेज है कितने पेज पर है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिख लिया 3 पेज, तो आपके भी स्क्रूटनी फॉर्म जितने पेज पर आए हैं उतने पेज लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर आपको 10th की अंक तालिका, अब किसी किसी बोर्ड में क्या होता है अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी बोर्ड में सेम होते हैं। तो अब आपके जो भी हैं अगर सेम है तो फिर आपको वो एक ही लेके जाना है, अलग अलग है तो फिर आपको दोनों लेके जाना होगा, क्योंकि अंक तालिका आपके मार्क्स चेक करने के लिए और प्रमाण पत्र आपके डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर हाँ लिखोगे, और आपके 10th की मार्कशीट कब जारी की गई है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। और ये पेज कितने पेजों में आपके कंप्लीट हो रहे, 1 हो रहे तो 1, 2 हो रहे तो 2, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। इसके बाद दे रखा है मूल निवास प्रमाण पत्र, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप लिखोगे हाँ नहीं तो ना। अब मूल निवास प्रमाण कब का जारी किया गया वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का पेज आपके कितने पेज में कवर हो रहे हैं वो आपको संख्या लिखनी होगी। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अब देखो कोई कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है लेकिन एफिडेविट हम कहाँ अटैच करें, तो इसके साथ ही आप अटैच कर लीजिए
क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई कॉलम नहीं दे रखा है शपथ पत्र का। इसलिए अगर कोई जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट भी दे रहा है तो जाति प्रमाण पत्र के सामने हाँ लिखोगे, आपका जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कौन सी है वो लिखना होगी, और उसके बाद अगर आप एफिडेविट भी साथ दे रहे हैं और पेज की संख्या 1 से ज़्यादा है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पेज की संख्या लिखोगे। इसके बाद अगर आप अन्य श्रेणी से हैं तब तो हाँ लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ समझा दिया कि अगर कोई कैंडिडेट अन्य श्रेणी जैसे कोष्टक में दे रखा है विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो फिर यहाँ आप ना लिखोगे और यहाँ डैश डैश कर दोगे, क्योंकि जब आपके पास प्रमाण पत्र ही नहीं है, आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो जारी करने की तिथि का क्या मकसद रहा, और दस्तावेज है ही नहीं तो फिर क्या लिखोगे। इसके बाद 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, ये आपके पास होना कंपलसरी है, तो यहाँ पर आप हाँ लिखोगे। और वो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपने बनवाया है वो कौन सी डेट पे बनवाया है, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिख लिया 12/1/2026, 12/2 भी कर दो क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो 6 के बाद ही जारी हुआ था। तो जैसे कि मैंने बस यहाँ डेट एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए आपको, जैसे कि मैंने लिख लिया 12/2/2026 और मैंने लिख लिया कि भाई 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र है तो मैंने पृष्ठों की संख्या भी 2 लिख ली, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं वचनबद्ध प्रपत्र, ये भी आपके सादे कागज पर आपको बनाना होगा। इसके बाद यह दस्तावेज उपलब्ध है तो आपको यहाँ हाँ लिखना होगा, और वचनबद्ध प्रपत्र सादे कागज पर आपने कौन सी डेट पर बनाया है तो वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होगी, और कितने पेज पर है वो पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ये सभी कैंडिडेट के लिए लागू है, विधवा कैटेगरी की महिला हो, परित्यक्ता कैटेगरी की हो, चाहे विवाहित कैंडिडेट हो, अविवाहित कैंडिडेट हो, सभी के द्वारा प्रस्तुत करना है तो हाँ लिखोगे। कब आपने कौन सी डेट पर ये दहेज संबंधी घोषणा पत्र बनाया है वो डेट लिखोगे, और कितने पेज पर बने हैं वहाँ पर वो संख्या लिखोगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ विवाह प्रमाण पत्र। अब विवाह प्रमाण पत्र आपके, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, और जिनका भी आप 22/5/2006 से पहले हुआ है तो वो शपथ पत्र दिखाएंगे। अब मैरिड है तो यहाँ पर हाँ लिखोगे, अगर अनमैरिड है तो ना लिखोगे। अगर मैरिड हो तो फिर आपकी जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट का है वो डेट आपको लिखने होंगे, और कितने पेज पर है वो प्रश्न संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये आपको यहाँ पर अगर हाँ है तो हाँ लिखना है, डेट कब का जारी किया गया प्रमाण पत्र वो, और कितने पेज पर है वो आपको लिखना है। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र, जिसमें आपके कूट रचित प्रमाण पत्र यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखा है वो सभी सही है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो छेड़छाड़ नहीं की गई, किसी भी डॉक्यूमेंट में एडिट नहीं किया गया, उसको लेकर एक सामान्य घोषणा पत्र होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं सामान्य घोषणा पत्र, हाँ लिखोगे, दस्तावेज उपलब्ध है, और उसके बाद कौन सी डेट पर जारी किया गया वो डेट लिखोगे, और कितने पेज में हुए कवर वो पेज संख्या लिखोगे। इसके बाद विकल्प पत्र, अगर किसी का सिलेक्शन नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों से हुआ है तो फिर वो विकल्प पत्र प्रस्तुत करेगा, नहीं हुआ है तो ना लिखोगे और खाली खाली कर दोगे। नमूना है यानी कि हैंड रिटन वाला प्रारूप भी आपको देना है, अगर आपके पास वो उपलब्ध है तो आप हाँ लिखोगे, कौन सी डेट पर आपने बनाया वो डेट लिखोगे, और कितने पेज पर कवर हुआ वो कवर लिखोगे। इसके बाद स्वयं का फोटो पहचान पत्र, यानी कि आपके पास कौन सी इनमें से आईडी कार्ड है वो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है, और जो भी है आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, कौन सी डेट पर जारी हुआ वो डेट लिखनी है, और कितने पेज पर कवर हुआ वो कवर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ सभी पत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर प्रश्न संख्या अंकित करें, यानी कि सभी आपको जो प्रमाण पत्र इसी क्रम में आपको रखने हैं और स्वयं प्रमाणित करना है। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि चेकलिस्ट आपको किस तरह से फिल करनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट का 11 मार्च को डीबी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि किस तरह से डीबी आयोजित की गई है, शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।